दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आज ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन ऐसी खबरें हैं इस वीडियो में जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। भाई साहब, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज होने से एक दिन पहले हैदराबाद में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था और उसी प्रीमियर पर इतनी भीड़ आ गई थी कि भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में एक औरत का इंतकाल हो गया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो रिलीज किया था और ऑफिशियली दुनिया को बताया था कि उसने उस औरत की फैमिली को 25 लाख रुपए दिए हैं। इसके बावजूद भी तेलंगाना की सरकार अल्लू अर्जुन से नाखुश थी। तेलंगाना सरकार ने तेलुगु फिल्म बनाने वालों के लिए कई नई गाइडलाइंस भी निकाली। उस औरत की मृत्यु होने के बाद एक FIR दर्ज हुई अल्लू अर्जुन के खिलाफ। हालांकि उस प्रीमियर में खाली अल्लू अर्जुन नहीं था, निर्माता भी थे, निर्देशक भी था, बाकी एक्टर भी थे, लेकिन FIR सिर्फ अल्लू अर्जुन के खिलाफ की गई थी। और मैं आपको ये बता दूं कि जब थिएटर के बाहर यह हादसा हुआ उस वक्त अल्लू अर्जुन थिएटर के फर्स्ट फ्लोर पर था, नीचे नहीं था। तो अगर अल्लू अर्जुन फर्स्ट फ्लोर पे था तो नीचे क्या हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लू अर्जुन की कैसे हो सकती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस की होनी चाहिए। तो जिस तरह से जानबूझकर FIR सिर्फ अल्लू अर्जुन पर हुई थी, उससे ये साफ जाहिर हो गया था कि कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो अल्लू के खिलाफ होने वाला है। और फिर अचानक फ्राइडे को हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पर आई और उसको अरेस्ट कर लिया। आप जरा हैदराबाद पुलिस की टाइमिंग देखिए। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू को अरेस्ट किया फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अदालत बंद रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद पुलिस का प्लान यह था कि कम से कम 3 नाइट के लिए अल्लू अर्जुन को जेल में रखा जाए। लेकिन फ्राइडे शाम को ही हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर था वो जेल में नहीं पहुंचा था। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में ही रहना पड़ा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि ये अल्लू अर्जुन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि हिंदुस्तान की किसी भी जेल में बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स बंद हैं। और ये जो जेलों में रहने वाले क्रिमिनल्स हैं भाई साहब, ये ऐसे हैं कि इनका मन बाहर लगता ही नहीं है। अगर ये बाहर आते हैं तो जानबूझकर कोई क्राइम करते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं। मतलब ये वो खूंखार क्रिमिनल्स है जिनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये जेल के बाहर है या जेल के अंदर है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स किसी की भी जान ले सकते हैं, इनको बिल्कुल किसी चीज से डर नहीं लगता। तो अगर उस रात में अल्लू के साथ जेल में कोई हादसा हो जाता, अल्लू की कोई जान ले लेता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी अल्लू के साथ हुआ है वो जानबूझकर किया गया है, प्लानिंग के साथ किया गया है, और जो भी अल्लू के साथ किया गया वो बहुत ही खतरनाक था। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है YRF। इसका ओनर है आदित्य चोपड़ा, उसकी वाइफ है रानी मुखर्जी। तो जब रानी मुखर्जी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की मालकिन है तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए कोई ना कोई फिल्म बनाती रहती है। तो पिछले कई सालों से वो एक फिल्म बनाती आ रही है जिसका नाम है मर्दानी। मर्दानी 1, मर्दानी 2 रिलीज हो चुकी हैं और अब आदित्य चोपड़ा ने ऐलान किया है मर्दानी 3 का। एक्चुअली आदि के पास और रास्ता भी क्या है सिवाय इसके कि वो मर्दानी 3 का ऐलान करता रानी मुखर्जी को बिजी करने के लिए, क्योंकि रानी डेली ऑफिस जाती है। अब अगर बीवी ऑफिस में रहेगी तो हस्बैंड बेचारा क्या ही कर सकता है, आप समझ रहे हो ना। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मर्दानी भी डिसास्टर थी, मर्दानी 2 भी डिसास्टर थी। जिस डायरेक्टर ने मर्दानी डायरेक्ट की थी उसको मर्दानी 2 में नहीं लिया गया था। जिस डायरेक्टर ने मर्दानी 2 को डायरेक्ट किया था उसको मर्दानी 3 में नहीं लिया गया। तो ये इस बात का सबूत है कि मर्दानी 1 और मर्दानी 2 बहुत बड़ी डिसास्टर थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आदित्य बहुत बड़ा निर्माता है, उसको एक फिल्म के फ्लॉप होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि वो मर्दानी 3 बना रहा है वाइफ को बिजी करने के लिए। पुराने जमाने की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी मुंबई वापसी आ गई है और आज की तारीख में ममता जिसको देखो उसको इंटरव्यू दे रही है। रोजाना किसी ना किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रही है। ममता ने एक ऐसा ही इंटरव्यू दिया NDTV को। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के दौरान ममता कुलकर्णी के जो हाव भाव हैं, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि ये औरत मेंटली डिस्टर्ब है, ये औरत 100% स्टेबल नहीं है, ये बेचारी औरत दिमागी तौर पर बीमार है। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान भी ममता ने वही किया जो पहले कर चुकी है। ममता ने कहा कि उसका जो हस्बैंड है विक्की गोस्वामी, वो उसका हस्बैंड है ही नहीं था।
विक्की गोस्वामी तो उसका भाई था। ममता ने ये बात भी जोर देकर कही कि पहले मीडिया ने मेरा नाम छोटे राजन के साथ जोड़ा था। आज की तारीख में छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। मुझे वहां लेकर चलो, छोटा राजन से पूछो कि क्या वो मुझे कभी मिला था, कि क्या वो मुझे जानता है। और ममता बिल्कुल सही बोल रही है, छोटा राजन ममता से कभी नहीं मिला था, ये बात सच है। तिहाड़ जेल में छोटा राजन है ना, हाँ। उनको जाके पूछो, आप ममता कुलकर्णी को जानते हो? कभी जीवन में उसने फोन किया? ममता ने ये बात भी जोर देकर कही कि मीडिया ने मेरा नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा। दाऊद इब्राहिम से पूछिए कि क्या वो मुझे कभी मिला, क्या मैं उसको कभी पर्सनली मिली। ममता यहां भी सच बोल रही है, वो दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं मिली थी। लेकिन कमाल यह है कि ममता जिसको जानती थी उसके बारे में बात नहीं कर रही है। ममता यह भी नहीं बता रही है कि जो फिल्में उसने की थी उसको वो फिल्में किसने दिलाई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका हस्बैंड विक्की गोस्वामी एक बहुत बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर है। विक्की गोस्वामी वो आदमी है जिसने यूएई जैसी जगह में ड्रग्स की फैक्ट्री लगा दी थी, जहां इतना सख्त कानून है ये आदमी वहां भी नहीं डरा था। और विक्की गोस्वामी का पार्टनर था अबू सालिम। और अबू सालिम आज की तारीख में कहां है? मुंबई की जेल में बंद है, मुंबई शहर में ही जेल में बंद है। लेकिन ममता ने ये एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अबू सालिम के पास लेकर चलो, अबू सालिम से पूछो कि क्या वो मुझे जानता है। हकीकत यह है कि अबू सालिम ममता का भाई बना हुआ था और उसकी वजह यह थी कि ममता का जो बॉयफ्रेंड था, उस वक्त बॉयफ्रेंड था विक्की गोस्वामी, और वो अबू सालिम का पार्टनर था। शादी बाद में हुई और विक्की के कहने पर ही अबू सालिम ने ममता को वो सारी फिल्में दिलवाई थी जो इस लड़की ने उस वक्त की थी। तो ममता कुलकर्णी ये दो बातें सही कह रही है कि छोटा राजन उसको पर्सनली नहीं जानता था, दाऊद इब्राहिम उसको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उसके आगे जो कुछ भी बता रही है वो सब झूठ है। जैसे कि विक्की गोस्वामी मेरा भाई था, हस्बैंड नहीं था। अबू सालिम का तो जिक्र ही नहीं कर रही है मैडम जी। भाई ने, विक्की ने किया, वो जेल के अंदर था, अब उसको भाई कहते हैं। भाई। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है और यही वजह है कि बॉलीवुड की कोई भी फ्लॉप सिंगर या एक्ट्रेस इंटरव्यू देती है और उसमें किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा देती है कि मुझे उसने छेड़ा था, मुझे उसने ये कहा था, मुझे उसने ये कहा था। और कब कहा था? 20 साल पहले, 25 साल पहले। ऐसी ही एक सिंगर है लगना जीता, मैंने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। अब उसने म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन पर इल्जाम लगाया है। लगना का कहना यह है कि राजेश जी उस वक्त बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे और वो मुंबई में रहा करती थी, सिंगर थी। और एक दिन राजेश रोशन ने उसको अपने घर पर बुलाया था और फिर उसको कहा कि आप मुझे सुनाइए जो गाने भी आपने थोड़े बहुत गाए हैं। लगना का कहना यह है कि जब मैं बैठकर राजेश रोशन जी को गाने सुनाने लगी, वो मेरे बराबर में बैठे थे, तो जब मैं गा ही रही थी उसी वक्त उन्होंने मेरे स्कर्ट में हाथ डाल दिया। लगना ने बताया कि उसके बाद वो वहां से उठी और अपने घर चली गई और इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया। और अब लगना मैडम को 20-25 साल के बाद ये बात याद आई पब्लिसिटी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सभी लड़कियों पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ये कोई बात हुई कि कोई भी उठ के खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 25 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। अरे भाई, 20-25 साल से आप क्यों सो रही थी? मुंबई में हाउसफुल 5 की शूटिंग चल रही है और एक्शन शूट किया जा रहा है। उसी एक्शन को शूट करते हुए अक्षय कुमार की आंख में चोट लग गई, उसकी वजह से शूटिंग को बंद करना पड़ा और बताया जा रहा है कि एक दिन के रेस्ट के बाद अक्की की आंख ठीक है, अक्की अब शूट कर सकता है। एक इमामी का एड आता है, आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे एक्टरों ने इस एड को किया है। शाहरुख खान भी इमामी के एड में आया था। शाहरुख खान ने भी दुनिया को बताया था कि अगर आप इमामी यूज करोगे तो एकदम गोरे चिट्टे हो जाओगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी एड्स आते हैं सब झूठ है कि इस क्रीम को यूज करने से आप गोरे हो जाएंगे या इस साबुन को यूज करने से आप गोरे हो जाएंगे या आप इस लोशन को यूज करने से गोरे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 साल पहले एक आदमी ने कंज्यूमर कोर्ट में इमामी के खिलाफ एक केस दाखिल किया था और फाइनली वो आदमी ये मुकदमा जीत गया है। 10 साल के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने इमामी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उस आदमी को 15 लाख रुपए देने के लिए कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय खूब पैसे खर्च कर रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। जहां देखो वहां बैठकर इंटरव्यू दे रहा है, जहां देखो वहां बैठकर झूठ बोल रहा है। मैं अपने पिछले एक वीडियो में ये बात पहले भी कर चुका हूं, एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विवेक ओबेरॉय जो भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। विवेक ओबेरॉय का दुबई में कोई भी बिजनेस नहीं है। विवेक ओबेरॉय का एक प्रोजेक्ट है रास अल खैमा में।
रास अल खेमा कौन सी जगह है? रास अल खेमा तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर है दुबई से। कहने का मतलब यह है कि रास अल खेमा एक अलग रियासत है जिसका दुबई से कोई लेना देना नहीं है। और जो छोटी सी जगह है रास अल खेमा, वहां बहुत ही सस्ती जमीन है। तो इस बेचारे के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि ये दुबई में कोई प्रोजेक्ट करता। इसने जाके रास अल खेमा में एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है और उसमें भी काफी सारे पार्टनर्स हैं, ये अकेला नहीं है। विवेक ओबेरॉय के अकेले के पास 1200 करोड़ रुपए आ गए हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। वो पूरा प्रोजेक्ट भी 200 करोड़ रुपए का नहीं है जिसमें काफी सारे पार्टनर्स हैं। तो हकीकत यह है कि विवेक ओबेरॉय अपनी पब्लिसिटी के लिए झूठ बोल रहा है। विवेक ओबेरॉय शायद झूठ इसलिए बोल रहा है, दुबई का नाम यूज इसलिए कर रहा है ताकि और बहुत सारे इन्वेस्टर्स राजी हो जाए विवेक ओबेरॉय की कंपनी में पैसे लगाने के लिए। तो मैं फिर से सारे मीडिया को और सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि विवेक ओबेरॉय के पास कोई 1200-1400 करोड़ रुपए नहीं है। विवेक ओबेरॉय का कोई बिजनेस दुबई में नहीं है। विवेक ओबेरॉय और उनके पार्टनर्स का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है रास अल खेमा में। बिग बॉस चल रहा है और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। बिग बॉस में एक लड़का है अविनाश और एक लड़की है ईशा। इन दोनों की लव स्टोरी चल रही है। ये एक दूसरे को घर में बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनके पार्टनर बाहर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही फ्रॉड हैं। क्योंकि अगर ये दोनों ही अच्छे इंसान होते तो जाहिर सी बात है सच बोलते। अविनाश कहता कि देखो भाई मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। ईशा को भी क्लियरली बताना चाहिए था कि शालीन मेरा बॉयफ्रेंड है जो बाहर है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। और जबकि इन दोनों को ही पता होना चाहिए कि भाई अगर ये घर में है तो बाहर इनकी सच्चाई छुप नहीं सकती। दुनिया को पता है कि अविनाश की गर्लफ्रेंड कौन है, दुनिया को पता है कि ईशा का बॉयफ्रेंड कौन है। तो फिर ये दोनों घर में एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और जो बाहर से लोग जा रहे हैं वो इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप दोनों घर में झूठ क्यों बोल रहे हो। कसम रावण की सन्नी देओल को ऐसा लगता है कि उसकी जो फिल्म आने वाली है जाट, वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और सन्नी देओल के बहुत सारे फैंस भी हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। लेकिन इन सभी को ये जान लेना चाहिए कि इस फिल्म पर कितना पैसा लग चुका है। इस फिल्म को करने के लिए सन्नी देओल ने लिए हैं 50 करोड़ रुपए। कितने भाई साहब? 50 CR। और इस फिल्म को बनाने में लगे हैं 175 CR। कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का PNA भी होगा, इंटरेस्ट भी है। यानी कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 200 CR। कितनी? 200 CR। अब आप मुझे बताइए कि ये फिल्म हिट कैसे हो सकती है। दुनिया में वो ऐसा कौन सा बावला है जो ये बात मान सकता है कि सन्नी देओल की फिल्म थिएट्रिकल बिजनेस कम से कम 200 करोड़ रुपए का कर सकती है। अरे भाई 200 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है। अगर ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कर ले तो भाई साहब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा 30 to 40 CR। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये फिल्म 100 करोड़ भी कर लेती है तब भी ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर ही होगी। और इस फिल्म के निर्माता वही हैं जो पुष्पा 2 के निर्माता है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने सन्नी देओल के कैरियर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह यह है कि सन्नी देओल को उन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए तो सन्नी देओल ने भूषण कुमार से बॉर्डर 2 के लिए भी 50 करोड़ रुपए लिए। सन्नी देओल ने 50 करोड़ के नीचे उस फिल्म को करने से मना कर दिया। और इस 50 करोड़ रुपए फीस को लेकर ही 2 फिल्में बंद हो गई जो सन्नी देओल के साथ बनने वाली थी, क्योंकि सन्नी देओल 50 करोड़ के नीचे माना ही नहीं। डायरेक्टर अनीस बज्मी की भूल भुलैया 3 रिलीज हो चुकी है और सुपर डुपर हिट हो चुकी है। और कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अनीस बज्मी की अगली फिल्म होगी नो एंट्री में एंट्री। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की शूटिंग चालू नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर 2 बन रही है और बॉर्डर 2 में भी ये दोनों हीरो हैं, दिलजीत और वरुण धवन। और ये दोनों ही फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग करने वाले हैं जनवरी से लेकर मई तक। और वरुण धवन मई के बाद शूट करेगा अपने फादर की फिल्म जिसके प्रोड्यूसर हैं टिप्स। कहने का मतलब यह है कि अगर अनीस बज्मी साहब अपनी फिल्म को शुरू करना चाहते हैं तो वो 2025 के एंड में शुरू कर सकते हैं। यानी कि 2025 के एंड तक अनीस के पास कोई फिल्म नहीं है। वैसे भी अनीस भाई किसी फिल्म को जल्दी से शुरू करते नहीं है। भूल भुलैया 2 आई थी, भूल भुलैया 2 के बाद अनीस भाई ने कोई फिल्म नहीं की, सीधी भूल भुलैया 3 आई। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनीस भाई कोई फिल्म शुरू ना करें और सीधा भूल भुलैया 4 ही चालू करे। तेलुगु फिल्मों की एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है, बहुत ही कमाल की डांसर है जिसका नाम है श्रीलीला। श्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हिंदुस्तान में उसका सबसे फेवरेट सुपरस्टार है शाहरुख खान। श्री ने यह भी बताया कि उसकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं श्री का बहुत बड़ा फैन हूं। श्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। श्री जब डांस करती है ना भाई साहब, देखकर मजा आ जाता है यार। क्या डांस करती है ये लड़की यार, कसम से खतरनाक। ये तो आप जानते ही हैं कि एक औरत की मौत के बाद अल्लू पर FIR हुई, अल्लू को अरेस्ट किया गया, अल्लू को जेल जाना पड़ा। यही वजह है कि बहुत सारे बॉलीवुड वाले इस बात को लेकर अपना अपना बयान दे रहे हैं। कंगना दीदी ने कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, ये बिल्कुल ठीक किया गया। क्योंकि अगर एक औरत की मौत हुई है तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा थोड़े हो सकता है कि भाई एक औरत मर गई भगदड़ में और उसके लिए कोई जिम्मेदार ना हो। अरे भाई उस फिल्म का हीरो अल्लू अर्जुन है तो अल्लू अर्जुन को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तो अगर अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, तो बिल्कुल ठीक किया गया। मैडम जी, आपका मानना यह है कि उस हादसे के लिए अल्लू जिम्मेदार है। मेरा मानना यह है कि अल्लू उस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अपनी ये बात याद रखना, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, फिर रोना मत, फिर ये मत कहना कि नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जो बहुत बड़ा नशेड़ी गंजेड़ी है, उसका नाम है अनुराग कश्यप। जिंदगी भर इस आदमी ने एक से एक घटिया फिल्में बनाई है। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई इस आदमी ने जिसमें गंदगी ना हो, जिसमें गालियां ना हो, जिसमें मर्डर ना हो, जिसमें रेप ना हो, जिसमें माल का यूज ना किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि यह आदमी बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और वैसी ही ये फिल्में बनाता है। इसकी बेटी आलिया कश्यप ने एक फॉरेनर से शादी कर ली है। ये फॉरेनर बेचारा बहुत ही गरीब है, दुनिया के हर देश में गरीब है, तो ये बेचारा भी कोई गरीब फकीर लुक्खा है। इसने इंडिया आकर शादी की है। कश्यप की बेटी की शादी के लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कमाल यह है कि कश्यप की बेटी की शादी में कश्यप की 3 पत्नियां मौजूद रही। 2 पत्नियां वो जिनसे ये तलाक ले चुका है और तीसरी वो जो अभी है। तो अगर कोई ऐसा मानता है कि बॉलीवुड में वो खाली आमिर खान ही है जो 3-4 शादियां कर चुका है, तो बिल्कुल गलत है। कश्यप आमिर खान से पीछे नहीं है, कश्यप भी 3 बार शादी कर चुका है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत परेशान था, जिसने खुदकुशी कर ली थी, वरुण धवन अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में आ गया है। वरुण धवन ने कहा है कि अगर अल्लू अर्जुन की एक फिल्म का प्रीमियर है और वहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई है, भगदड़ मच गई है और उस भगदड़ में कोई मर गया है, तो उसके लिए अल्लू अर्जुन कैसे जिम्मेदार हो सकता है। एक हीरो की यह जिम्मेदारी कैसे हो सकती है कि थिएटर पर कितनी भीड़ आनी चाहिए और जो भीड़ आई है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। और मैं वरुण की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिग बॉस 18 चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है और इसी बिग बॉस 18 में एक लड़की है चुम। ये लड़की बहुत ही ईमानदार लड़की है, सच्ची लड़की है। चुम खुलेआम ऑन कैमरा कहती है कि भाई अब तक मेरे 5 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और अगर करण को मेरा 6ठा बॉयफ्रेंड बनना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि चुम कुछ भी नहीं छुपाती, खुलेआम कहती है कि देखो भाई मेरे 5 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको मुझसे प्यार करना है, मुझसे शादी करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए, आपकी मर्जी, बात खत्म। इल्यूमिनाती सिंगर दलजीत पूरे हिंदुस्तान में शो करता घूम रहा है। रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है इसके शो को लेकर। और जब दलजीत को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, टीआरपी मिल रही है, तो फिर हमारे सुधीर चौधरी भाई पीछे कैसे रह सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सुधीर भाई? तो सुधीर भाई ने दलजीत को चैलेंज कर दिया कि भाई साहब आप एक साफ सुथरा गाना बनाकर बताइए और उसको हिट करके बताइए। बिना अश्लीलता के, बिना शराब को प्रमोट किए, बिना अपराध को प्रमोट किए हिट गाना बना सकते हैं? बनाकर दिखाइए। और अगर आपने बना दिया तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में असली कलाकार हैं। इसी बात पर दलजीत को गुस्सा आ गया और दलजीत ने कहा कि एक एंकर है जो बहुत गिरगिर करता रहता है टीवी चैनल पर, और आज इस एंकर को जवाब देने का टाइम आ गया है। For your kind information, sir. Born to shine, goat, हास लवर, किनी किनी बॉलीवुड में अभी। और फिर दलजीत ने सुधीर चौधरी के लिए अपने सभी साफ सुथरे गानों की लिस्ट बताई। और अगर दोनों तरफ की बातें सुनी जाए तो दलजीत ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सच है, सुधीर चौधरी गलत है। एक्चुअली सुधीर चौधरी को इस कंट्रोवर्सी में कूदने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सुधीर भाई को तो टीआरपी चाहिए, तो सुधीर भाई पीछे क्यों रहते हैं? दलजीत दोसांझ की ईमानदारी की हम कदर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दलजीत ने सुधीर भाई की बहुत भारी बेइज्जती कर दी है। मुंबई में एक नंगी लड़की है जिसका नाम है पूनम पांडे।
मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़की का बॉलीवुड से कतई कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना कि ये बॉलीवुड में है, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत हरकत है। तो ये नंगी लड़की कोई ना कोई ऐसी हरकत करती ही रहती है जिसकी वजह से ये न्यूज में रहे। न्यूज में मतलब इसके बारे में कोई एनडीटीवी पे तो बात नहीं होती, आज तक पे तो बात नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पर न्यूज में रहे। तो ये एक इवेंट में गई थी और वहां चड्डी पहनकर नहीं गई, और इसने पूरा प्लान किया कि किस तरह से क्या क्या किया जाना है। तो इसकी एक दोस्त ने उठा के इसको ऐसे घुमाया और इसका पिछवाड़ा पूरी दुनिया को दिखा, पूरे मीडिया को दिखा। और इसके हिसाब से क्योंकि मीडिया वालों ने इसका पिछवाड़ा देख लिया तो ये बहुत फेमस हो गई। लेकिन भाई साहब ये क्लिप मैंने भी देखी और भाई मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना सड़ा हुआ पिछवाड़ा आज तक नहीं देखा। भाई साहब ये पिछवाड़ा देखकर मुझे 1 घंटे तक उल्टियां हुई। मैं ये सोचता हूं कि कोई लड़की इतना गंदा पिछवाड़ा लेकर प्राउड फील कैसे कर सकती है यार। तौबा तौबा, इतना गंदा यार। घटिया, बदतमीज, वाहियात कपिल लुक्खे को तो आप सभी जानते हैं। कपिल लुक्खे के शो पर आया था कल्लुओं का कल्लू एटली, और कपिल लुक्खे ने एटली को बताया कि सर आप लक्की हैं कि आप मेरे शो पर आ सके। मेरे शो पर धोनी को आज तक नहीं बुलाया गया, आज तक सचिन तेंदुलकर भी मेरे शो पर नहीं आया, आज तक रजनीकांत साहब भी मेरे शो पर नहीं आए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत साहब, उनको आज तक यहाँ आने का मौका नहीं मिला। कोई इस घटिया लुक्खे इंसान को बताए कि इस लुक्खे के शो पर इतने बड़े बड़े लोग कैसे आ सकते हैं। रजनी, धोनी, सचिन इस लुक्खे के शो पर आएंगे। अबे अपनी औकात तो देख ले, अबे आईने में अपना चेहरा तो देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी क्या औकात है। तेरे शो पर वो आएंगे बेटा, तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे उनको अपने शो पर बुलाने के लिए। पिछले हफ्ते पुष्पा 2 रिलीज हुई थी और जबरदस्त बिजनेस कर रही है, लेकिन अब बात जबरदस्त से आगे निकल चुकी है। भाई साहब सेकंड वीक में ये फिल्म इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है कि इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और मेरे ख्याल में ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि फ्राइडे को अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। सेकंड फ्राइडे को इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो एक रिकॉर्ड है। सेकंड सैटरडे को इस फिल्म ने 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो एक रिकॉर्ड है। और आज संडे है, आज का बिजनेस 55 to 60 CR होगा। यानी कि बड़ी बड़ी फिल्में जो बिजनेस पहले वीक में नहीं करती, वो बिजनेस ये फिल्म सेकंड वीक में कर रही है। संडे का बिजनेस मिलाकर इस फिल्म का अब तक का बिजनेस हो जाएगा 560 CR सिर्फ हिंदी में। ये हिंदी का बिजनेस है, बाकी भाषाओं को छोड़ दीजिए, ओवरसीज को छोड़ दीजिए। और संडे तक 560 CR का बिजनेस होने का मतलब यह है कि अब ये फिल्म 700 से 800 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेगी ही करेगी, 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि पुष्पा 2 एक ऐसा रिकॉर्ड बना देगी जिसको तोड़ना अगले 5-10 सालों में किसी के भी लिए बहुत मुश्किल होगा। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिसका आज तक पता नहीं चला। पेप्सी पन्नू ने एक कमाल का मजाक किया है, जबरदस्त मजाक किया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस बेचारी ने एक गरीब से आदमी से शादी की है और शादी करने के बाद भी ये इंडिया में ही है। कहां जाए, बंदा इतना गरीब है कि इसको लेकर जा नहीं सकता। तो इस बेचारी के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं कि मुंबई में ही रहे और फिल्में करे। फिल्में नहीं करेगी तो खाएगी क्या, घर कहां से चलेगा। तो अब पेप्सी पन्नू ने बताया है कि ये डायरेक्टर सुजोय से मिली थी और उससे कहा है कि आप बदला 2 बनाइए। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं भाई साहब कि 99% बॉलीवुड वाले अनपढ़ हैं, अकल तो है नहीं। कब क्या बात करनी है ये तो पता नहीं, मीडिया के सामने क्या बोलना है ये तो पता नहीं। अब इस मैडम से कोई पूछे कि सुजोय कौन है, सुजोय बदला 2 क्यों बनाएगा। सुजोय वो डायरेक्टर है जो शाहरुख खान की फिल्म किंग का डायरेक्शन कर रहा है। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल चालू होगी और ये फिल्म शायद 2026 या 2027 में रिलीज होगी। और पेप्सी पन्नू को यह भी समझना चाहिए कि जब सुजोय किंग का डायरेक्शन करेगा, किंग जैसी फिल्म बनाएगा, तो फिर वो पेप्सी पन्नू के साथ फिल्म क्यों बनाएगा, ये भी तो सोच लो मैडम। मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने एक बहुत ही जबरदस्त मजाक किया है भाई साहब। मालेगांव के सुपरस्टार कैट के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है छावा, और उस छावा की एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना। रश्मिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैंने छावा का नरेशन लिया
तो मैंने 2 सेकंड के अंदर ही हां कर दी। मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई, क्योंकि ये फिल्म ही इतनी कमाल की है। यानी कि फिर से साबित हो गया है कि ये जो एक्टर हैं ये अनपढ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अब इस मूंछों वाली लड़की से कोई पूछे कि भाई 2 सेकंड में आपने क्या नरेशन सुना था, 2 सेकंड में आपको कैसे पता चल गया था कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपने 2 सेकंड में हां कर दी थी। उसकी वजह यह है कि आपने शुक्र मनाया था कि कोई तो आपके पास आया फिल्म ऑफर करने के लिए। मतलब अगर कोई आपको फिल्म ऑफर करेगा तो आप मना कर दोगी? कैसे मना कर दोगी? अरे भाई, अगर कोई आपको फिल्म दे देता है तो बहुत बड़ी बात है यार, तो आप किसी भी फिल्म के लिए मना क्यों करोगी? और रश्मिका मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि आप इंटरव्यू देते हो शायद ये सोचकर कि पब्लिक सुनेगी और पब्लिक आपकी बात पर यकीन करेगी, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका इंटरव्यू है वो बॉलीवुड वाले भी सुनेंगे। वो बॉलीवुड वाले जिनको आपके बारे में A to Z पता है, वो बॉलीवुड वाले जो बॉलीवुड को अच्छी तरह जानते हैं, वो बॉलीवुड वाले जिनको बॉलीवुड का सब कुछ पता है। तो ये सभी बॉलीवुड वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस पोजीशन में हो आज की तारीख में कि अगर आपको कोई फिल्म ऑफर करे तो आपकी औकात ही नहीं है उस फिल्म को मना करने की। एक कोई नई लड़की है श्रेया चौधरी, मैं तो जानता नहीं हूं। इस लड़की ने शायद कोई वेब सीरीज की है, वेब सीरीज मैं देखता नहीं हूं, इसलिए उसके बारे में भी मुझे पता नहीं। लेकिन उस वेब सीरीज को करने के लिए इसको बालों की दुकान इम्तियाज अली के साथ काम करने का मौका मिला, और श्रेया ने कहा कि मैंने बालों की दुकान अली से बहुत कुछ सीखा है, उनके साथ काम करके मजा आ गया। तो फिर तो मैडम आपने वो भी सीखा होगा जो वो सबको सिखाते हैं। वो माल के बहुत शौकीन है, एक भी दिन उनका माल के बिना गुजरता नहीं है। तो फिर तो माल लेना भी आप सीख गई होंगी, है ना? क्योंकि इम्तियाज के साथ कोई काम करे और वो माल लेना उसको ना सिखाए, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है मैडम जी। कार्तिक भाई की भूल भुलैया 3 हिट हो गई है, तो जाहिर सी बात है कार्तिक भाई भी आज की तारीख में फॉर्म में है। कार्तिक से जब पूछा गया कि भाई आप किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहोगे, तो कार्तिक ने कहा कि मैं रश्मिका के साथ काम करना चाहूंगा, क्योंकि रश्मिका पुष्पा में बहुत ही जबरदस्त लगी है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है रश्मिका ने। बताओ, सुन लो, अब क्या ही कार्तिक भाई को कहें। कार्तिक भाई को रश्मिका की एक्टिंग कमाल लगी है पुष्पा 2 में। कार्तिक भाई को ऐसा भी लगता है कि रश्मिका बहुत सुंदर है। कार्तिक भाई, मैं आपको ये बता सकता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो रात को रश्मिका का सपना देखे। तो अगर आपका ऐसा मानना है कि रश्मिका बहुत ही कमाल की हीरोइन है, बहुत ही सुंदर है और भाई आने वाले वक्त की सुपरस्टार है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% रॉन्ग हो। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया था, जेल भेज दिया था, और 1 रात जेल में रहकर अर्जुन अपने घर वापसी आया था। जब वो अपने घर वापसी आया तो उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, जरा आप देख लीजिए। पहले अल्लू का बेटा भागकर आया और उसको लिपट गया, उसके बाद अल्लू की वाइफ आई और वो भी उसको लिपट गई, उसके बाद अल्लू की छोटी बेटी आई उसकी गोद में। इसे कहते हैं फैमिली, इसे कहते हैं फैमिली का प्यार। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार शादी करने की क्या जरूरत है, शादी क्यों करनी है, फैमिली क्यों चाहिए। जो ऐसे लोग हैं वो इस वीडियो को देख लें, उनको पता चल जाएगा कि शादी होने और फैमिली होने के बाद किसी भी इंसान की जिंदगी क्या होती है और बिना बीवी बच्चों के किसी भी इंसान की जिंदगी क्या होती है। आप जरा सोचिए, अगर मोदी जी घर आते हैं तो कोई आएगा उनके पास भागकर? कोई उनसे पूछेगा कि आप कैसे हो? नहीं ना, कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब। तो हकीकत यह है कि किसी भी इंसान की जिंदगी कंप्लीट ही नहीं है बिना फैमिली के, बिना बच्चों के। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जिसकी फैमिली नहीं है, जिसके बीवी बच्चे नहीं है, उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है राधिका आप्टे, जो हाथ में लेकर घुमा करती है। गंदा दिमाग, गंदी सोच। अरे भाई साहब, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। ये लड़की हाथ में मिठाई लेकर घूमती है और पूछती रहती है कोई खाएगा, कोई खाएगा, कोई खाएगा, आज कौन खाएगा, आज कौन खाएगा, आज कौन खाएगा। जाहिर सी बात है इसकी इंडिया में तो शादी होने वाली नहीं थी, तो इसने किसी गरीब फॉरेनर से शादी की है। इसका हस्बैंड कौन है मैंने तो आज तक देखा नहीं, कहीं मीडिया में नजर नहीं आया और आगे भी कभी नजर नहीं आएगा। कैसे आएगा? मीडिया वाले भी बहुत हरामी हैं। कोई अमीर होता
तो उसको फुल फुटेज देते, गरीब है तो उसको कोई नहीं पूछेगा बेचारे को। तो राधिका आपके मां बन गई है, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपने पिछले वीडियो में रेखा के बारे में बात की थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और कहा कि मुझे रेखा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं कुछ बता रहा हूं वो अमिताभ बच्चन साहब के एपिसोड से पहली बात है। बिल्कुल नहीं, आप सब गलत हो। अमिताभ बच्चन साहब के एपिसोड के बहुत बाद की बात है, जब इस औरत ने मुकेश अग्रवाल से प्यार किया था और फिर उससे शादी की थी। और आप लोग जानते हैं मुकेश अग्रवाल कौन था? मुकेश अग्रवाल वो लड़का था जो 8 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया था। सबसे पहले उसने वाटर हीटर का एक इंडिकेटर बनाया था और उसके बाद वो इतना बड़ा उद्योगपति बना था कि उसकी कंपनी सब कुछ बनाती थी भाई साहब, यानी कि वो लड़का बिलियनर बन गया था। और क्योंकि वो बिलियनर था इसीलिए तो रेखा ने उससे शादी की थी, लेकिन रेखा ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। और फिर एक दिन वो भी आया जब उस लड़के ने परेशान होकर, हताश होकर इसी औरत के दुपट्टे से अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। तो मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अगर ये औरत ये क्लेम करती है कि नहीं मैं तो अमित जी से बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूं, तो फिर अमित जी के बाद इसने मुकेश अग्रवाल से प्यार क्यों किया था? उस लड़के से शादी क्यों की थी और उसको इतना ज्यादा परेशान क्यों किया था कि उस बेचारे ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस औरत को जरा भी एहसास नहीं कि इसने कितना गलत काम किया। एक बिलियनर लड़का जो इससे इतना प्यार करता था उसकी जिंदगी खत्म कर दी और फिर आज ये ड्रामा करती है कि ये तो अमित जी से प्यार करती है। ये सब कुछ ड्रामा है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि अमित जी के नाम से इसको टीआरपी मिलती है। यही वजह है कि ये हर जगह जाकर अमित जी का नाम यूज करती है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।